लेक्चर जो है, जो हमने कल लेक्चर लगाया था वो सभी को क्लियर होगा। और दूसरा बच्चे, ये ना आपकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो डेली अपलोड हो जाती है, बस सम टाइम वो ना दिमाग से निकल जाता है कि आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। अदरवाइज आपको जो ये यूट्यूब वाला चैनल है या आपके पास जो प्रीवियस वीडियोस होती है ना, उसके ऊपर क्लिक करके और वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वहां से निकाल लिया करो, वो वहां पे डेली अपलोड हो जाती है। आपकी लेक्चर क्लास के लगभग 1-2 घंटे तक अपलोड हो जाती है, नहीं तो मैक्सिमम 4 बजे तक अपलोड हो जाती है सारी, ठीक है। तो वहां से निकाल लिया करो, कई बार दिमाग से निकल जाता है आपको ये सेंड करने के लिए, ठीक है। और वहां पे अपलोड होती है, तो वहां से प्लेलिस्ट आपकी बनी होगी सैम सेकंड के नाम से, बीएससी सेमेस्टर सेकंड, और वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर बाय चांस रह जाए तो, अदरवाइज मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब देखो, आई होप सो कि कल वाला जो हमने टॉपिक किया है वो सभी बच्चों को क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है अपना, दैट इज टॉर्क है। अब ना ये जो टॉर्क टॉपिक है आपका बच्चे, इसमें ना थोड़ा सा ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना कि ये टॉर्क जो है ये अराइज क्यों हुई है, हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपके पास, दैट इज ये मेरे पास एक फैन है सपोज करो, ठीक है। ये उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है फैन का, जो बिल्कुल सर्कुलर शेप का होता है, और इस तरह से उसके ब्लेड्स होते हैं, 2-3 करके ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से ब्लेड अलग टाइप के बन गए, बस आप देख लो, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो ये फैन है अपने पास, और ये इसके क्या है, ब्लेड्स हैं। अब ये जो फैन होता है ये हमने सीलिंग से किसी पाइप वगैरह से इसको हमने क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है, ठीक है। तो उसके अराउंड, ये उसकी एक्सिस के अराउंड ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ये वाला जो अपना फैन है। तो अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, इस फैन का जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं, ये मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान के चलो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कितना बड़ा पॉइंट होगा, बिल्कुल स्मॉलर सा पार्ट होगा, पॉइंट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होगा, बिल्कुल ऐसे डॉट करके सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि अब ना यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चे, वो तो नहीं मूव करेगा। जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है, दैट इज द, हमने ये फर्स्ट सेम के अंदर किया था सेंटर ऑफ मास वगैरह, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहाँ पे है रेस्ट पे, दैट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। बट हमने इस फैन को स्विच ऑन किया है, हमने स्विच ऑन किया है ना, दैट मीन्स हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है। बट अगर उसका सेंटर ऑफ मास ही रेस्ट पे है, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स उसके ऊपर जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, वो आपके पास क्या होगी, आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। आप ये कह सकते हो कि मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी जीरो, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे कि जो फैन है वो रोटेट कर रहा है, तो अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगी, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वहां पे होगी डेफिनेटली, रोटेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि रोटेट तो वो कर रहा है, पर उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, वो रेस्ट पे रहेगा, वो मोशन के अंदर नहीं होता, वो बिल्कुल स्लाइड सा मोशन होता है, रेस्ट पे होता है वो। तो अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो दैट मीन्स आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपके पास क्या है, जीरो है। जिसका कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स कोई फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब यहाँ पे केस ये आ गया कि आपने इस फैन को स्विच ऑन किया था, ठीक है, इसको आपने स्विच ऑन किया था, तो दैट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आई थी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये होगी कि सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे है, तो अगर सेंटर ऑफ मास फैन का रेस्ट पे है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही, वो पता नहीं कैसे रोटेट कर रहा है, पर वो उसके ऊपर कोई फोर्स रोटेट नहीं कर रही, कोई अलग चीज है वो जो उसके ऊपर ऑपरेट कर रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो या आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो अप्लाई करो,
एक्सटर्नल फोर्स आप करो 0 अप्लाई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर भी क्या हो, रोटेट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अंदर हो, तो दैट मीन्स ये चीज पॉसिबल है। इसके अकॉर्डिंग जो अभी हमने किया है, फैन वाला एग्जांपल किया है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, वो मूव नहीं कर रहा, और एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास क्या है, दैट मीन्स कि 0 हो गया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है, कि आपको कोई फोर्स ना लगाना पड़े और आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दो, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अब सपोज करो आप जिस रूम में बैठे हो, आप वहां पे कोई आपके पास गिलास वगैरह पड़ा है, आप बस दूर से कर रहे हो कि इसको बस अब मैं घुमा दूंगा, ठीक है, जैसे वो कोई अलमारी वगैरह आप बोल रहे हो खुल जा सिम सिम बिना बैठे, आप हाथ नहीं लगा रहे हो, बस खोल दो इसको, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, आपको हाथ तो लगाना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो ये सेम केस यहाँ पे है। तो फिर दैट मीन्स कि इस फोर्स और इस एक्सेलरेशन के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है ना, इस फोर्स और एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है यहाँ पे जो हम मिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। तो वो जो आपका पॉइंट है ना, वो होता है टॉर्क। अब उसकी हमने स्टडी करनी है कि वो टॉर्क क्या है, वो किस तरह से इस रोटेटिंग जो फैन है इसके ऊपर वो टॉर्क कैसे अप्लाई हो रहा है, हमने वो देखना, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये आपका ऐसा नहीं है कोई 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम है 2 या मैक्सिमम 4 में आ जाए कि टॉर्क वगैरह एक्सप्लेन करो क्या है। आज तक तो आया नहीं, 2 के अंदर है मैक्सिमम, अगर वो पूछ ले तो ठीक है। तो इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको टॉर्क क्या है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, दैट इज टॉर्क है क्या, टॉर्क इज मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कोज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना। जो टॉर्क होती है वो एक फोर्स है तो वो फोर्स है, पर उसके कारण आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, तो उसको आप बोलते हो दैट इज टॉर्क। क्लियर है ना। अगर तो आप सिंपल फोर्स लगा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया, तो वो तो फोर्स है। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाया और आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, तो उसको टॉर्क बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है कि जैसे आपका सिंपल केस होता है, अगर आपका लीनियर मोशन चल रहा है, तो लीनियर मोशन के अंदर कल भी हमने किया था कि अगर लीनियर मोशन होगा तो उसके अंदर कौन सी एक्सेलरेशन होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से इस साइड हमने फोर्स अप्लाई किया, ये इस प्लेस से यहाँ पे आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन होगी, दैट इज योर लीनियर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। लेकिन अब रोटेशन के केस में क्या है कि आपका जो फैन है, ठीक है, वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन होगी, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर है। तो ये टॉर्क, इट मींस टॉर्क क्या है तो वो फोर्स ही है, पर जिस फोर्स के कारण आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, ना कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर टॉर्क। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, टॉर्क जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द एक्स। जैसे ये एक्सिस है, मान के चलो इसके अलोंग आपके पास ये कोई बॉडी है, इसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ना, टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि इस एक्सिस के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है इस साइड, मान के चलो उसकी डायरेक्शन किस टाइप की है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये किस टाइप से है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि टॉर्क का जो कंसेप्ट है वो क्यों अराइज हुआ, ठीक है ना। टॉर्क जो है वो है स्टिल फोर्स है, बट आप वो उस फोर्स का मतलब क्या है कि वो जो फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, वहां पे रोटेट हो रहा है, मे बी स्ट्रेट में भी जाएगा पर रोटेट हो रहा है, तो वो आपके पास क्या है, दैट इज टॉर्क हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनते हैं, हमने जस्ट सिंपल देखना कि टॉर्क है क्या, ठीक है। अब देखो टॉर्क अगर हमने फाइंड करनी है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये देखो इसको किस तरह से फाइंड करोगे। अब ना इसके अंदर क्या है बच्चे, ये P को हमारे पास पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, पार्टिकल है ये आपका, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया दैट इज F, और वो पार्टिकल जो है किसी ओरिजिन O से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस केस में जो आपकी टॉर्क होती है जिसको टॉ से डोनेट करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, R क्रॉस F होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो टॉर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, टॉर्क है, ठीक है। P यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स हमने F अप्लाई कर रखा है, और उस पार्टिकल P की किसी ओरिजिन O से जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, R है, तो टॉर्क मेरे पास क्या हो जाएगी, R क्रॉस F। और दूसरा यहाँ पे याद रखना, इस टॉर्क की जो ये डायरेक्शन है ना, वो परपेंडिकुलर टू R, R क्रॉस F है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, टॉर्क है, ठीक है। P यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स हमने F अप्लाई कर रखा है, और उस पार्टिकल P की किसी ओरिजिन O से जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, R है, तो टॉर्क मेरे पास क्या हो जाएगी, R क्रॉस F। और दूसरा यहाँ पे याद रखना, इस टॉर्क की जो ये डायरेक्शन है ना, वो परपेंडिकुलर टू
एंड एफ दोनों के यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे यूज बहुत होगी, ठीक है। टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ है, तो ये जो आपके टॉर्क जो आंसर आएगा आर क्रॉस एफ, वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। आर और एफ दोनों के वो परपेंडिकुलर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने इस सिचुएशन को थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सपोज करो कि ये हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, दैट इज यहाँ पे हाँ ये हमने क्या किया है, वही पॉइंट है, देखो ये रहा पॉइंट, अपना पार्टिकल पी है, ओरिजिन ओ थी, ठीक है, दोनों के अंदर डिस्टेंस आर है, फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है, एफ फोर्स है, कोई चेंज नहीं है। हमने बस क्या किया है, हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट पी था ना, ये किसी एक्सिस के अराउंड, ये वाली जो एक्सिस है दैट इज ए ओ बी वाली एक्सिस जो है, इसके अराउंड आपकी सारी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। ये जो आपका ब्लैक कलर के अंदर है ना, ये आपकी रिजिड बॉडी है कोई, ये जो सारी बॉडी है उसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये उसमें से हमने एक पॉइंट पी जो है वो आपने चूज कर लिया, ये आपके पास है पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, पॉइंट पी है या आपका पार्टिकल पी है ये वाला, उस रिजिड बॉडी का कोई एक हमने पार्टिकल सपोज कर लिया। तो अब इस केस में भी अगर पी पार्टिकल के लिए आपने टॉर्क निकालनी है, तो टॉर्क फिर क्या हो जाएगी, दैट इज आर क्रॉस एफ हो जाएगी। अच्छा ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, इसको ध्यान से समझ लो बच्चे, दैट इज द, अब अगर फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग, अगर अलोंग फाइंड करना है एक्सिस, अलोंग एक्सिस अपने पास कौन सी है, दैट इज एक्सिस ए बी एक्सिस के अलोंग अगर आपने फाइंड करना है ना, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा आर क्रॉस एफ का मोड और साथ में एंगल आएगा कोस थीटा, ठीक है। अब वो देखो कैसे, मान के चलो ये यहाँ पे थीटा है, अगर ये थीटा है तो इस साइड कंपोनेंट निकालोगे वो कोस थीटा ही आएगा ना, जिस साइड के साथ आपका एंगल थीटा बनता है वो हमें हमें कंपोनेंट कौन सा चूज करना होता है, कोस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होती है वहां पे आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी बच्चे, एक तो आपका क्या है, आप टॉर्क फाइंड करनी है आपने, और एक आप उसका कंपोनेंट अलोंग एक्सिस भी फाइंड कर सकते हो। तो वो कंपोनेंट के अंदर जो आपने टॉर्क फाइंड किया उसके साथ जस्ट आपने कोस थीटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। क्योंकि ये अगर एंगल थीटा होगा तो उसके साथ वाली जो लाइन है वो फिर कोस थीटा कंपोनेंट देगी। अच्छा अब इसमें देखो, अब ना यहाँ पे नेक्स्ट है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरे पास पॉइंट पार्टिकल पी, यहाँ मान के चलो ये ओरिजिन ओ थी, मैं ओरिजिन को O1 कर दूं, अगर O1 कर दूंगा तो ये आर चेंज हो गया ना, अब ये आर डैश हो गया मान के चलो, तो अब मैं अगर टॉर्क निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगी, आर डैश क्रॉस में क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी, जो फोर्स लगा रखा है। तो अब पहले टॉर्क क्या आई थी, पहले टॉर्क आपके पास थी दैट इज आर क्रॉस एफ, तो इट मींस अब ये टॉर्क नई टॉर्क आई है तो इसको डैश मान लो, तो अब ये दोनों टॉर्क अलग अलग होगी ना, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। इट मींस कि अगर आप पार्टिकल पी को चेंज करोगे या आप ओरिजिन को चेंज करोगे, देन आपका जो टॉर्क है वो तो चेंज होगा, बट जो ये कंपोनेंट होगा ना बच्ची, वो कभी नहीं चेंज होगा। कहीं मर्जी इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो, या ओ पॉइंट पे निकाल लो, या O1 पे निकाल लो, या कोई O2 कंसीडर कर लो, दैट डजंट मैटर। आपका कंपोनेंट जो होगा ना अलोंग द एक्सिस, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस कंपोनेंट के किस ओरिजिन के अलोंग निकाल रहे हो। आप ओ पॉइंट कंसीडर कर रखा है आपने, O1 कंसीडर कर रखा है आपने, क्या चूज कर रखा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये अगर मैंने O1 पॉइंट ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास जो सिचुएशन है वो किस तरह से चेंज होगी। अब इसको देखो, अब ना इसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमने जो वेक्टर लॉज वगैरह है वो हमने यहाँ पे यूज करने हैं। तो इसके अंदर देखो मेरे पास जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे, अच्छा ये भी एक मिनट मुझे अरेंज करने दो इस सभी को। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है हमने, मैंने O1 जो पॉइंट है इसको चूज कर रहा हूं, तो इसके लिए जो टॉर्क होगी वो मेरे पास क्या आएगी, दैट इज आपके पास O1P, क्योंकि उसके आपके पास वैल्यू नहीं है, O1P वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय F वेक्टर। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कोई, टॉर्क ऐसी होती है ना आर क्रॉस एफ। अब इस केस में आर क्या है, इस O1 से लेकर इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो हम क्या बोलेंगे, दैट इज R1 होगी। अब O1P है, यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो, ये यहाँ से इस साइड जाएगा, यहाँ से एरो इस साइड जाएगा, तो
इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो O1P को आप क्या लिख सकते हो, O1 वेक्टर लिख सकते हो, प्लस में क्या लिख सकते हो, OP वेक्टर लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, फोर्स तो स्टिल मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, अब इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो। O1 डैश क्लोज में क्या आ गया मेरे पास, F आ गया, प्लस में क्या आ गया, OP, और क्रॉस में मेरे पास क्या आ गया, F आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब ये O1 की वैल्यू तो हमें नॉन नहीं है, चलो इसको वैसे रखो, मल्टीप्लाई बाय F आ गया, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू ये स्टिल R है, तो ये मेरे पास प्लस में क्या आ गया R, क्रॉस में क्या आ गया F। अब ये देखो, अगर आप O पॉइंट पे टॉर्क निकालते तो वहां पे बच्चे टॉर्क मेरे पास क्या आती, दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F आती ना, वहां पे तो R क्रॉस F आई थी, ठीक है, अभी हमने निकाली थी। तो दैट मीन्स अगर आपने पॉइंट चेंज कर दिया, O की बजाय O1 कर दिया, तो वो कंपोनेंट तो आया है, उसके साथ कुछ अनदर वैल्यू भी आई है, ठीक है। लेकिन अब अगर ये सपोज करो कि आपने ये चीज फाइंड करनी है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ए बी, अगर आपने ये फाइंड करना है, तो अब इसको देखो, अब ये कैसे फाइंड होगा। अब यहां पे देखो, अब ये O1, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अब ग्रीन बॉक्स के अंदर है, ये वैल्यू मैंने अभी करवाई है। जो आपका R क्रॉस F होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, जिन दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो इट मींस ये वाली जो वैल्यू है किसके परपेंडिकुलर आएगी, O1 के परपेंडिकुलर आएगी, ये वाली वैल्यू दैट इज परपेंडिकुलर टू O1। अच्छा, अगर ये O1 के परपेंडिकुलर है, तो अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम में से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर जो हमने वैल्यू निकाली है वो इस O एक्सिस के आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना आ गया, फिर 90 आ गया। अगर ये 90 है तो कोज 90 यहाँ पे पुट करोगे, तो कोज 90 क्या होता है, 0। इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई ना। इट मीन्स आपका जो कंपोनेंट है ना टॉर्क का अलोंग एक्सिस ए बी, वो नहीं चेंज होने वाला, वो तो आपका सेम ही रहेगा। क्या आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा, जो पहले था वो यहाँ पे सेम आएगा। एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, जस्ट आर क्रॉस एफ जो था पहले था वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इसका कोई कंपोनेंट उसके अलोंग है ही नहीं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा। ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 0। तो ये आपके पास क्या आएगा, दैट इज इसकी वैल्यू तो जो है आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या था, ये कंपोनेंट था, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ए बी, इसलिए ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपका थीटा क्या आ गया, थीटा जो था मेरे पास दैट इज 90 डिग्री था, ये वाली वैल्यू क्या है, दैट इज 90 डिग्री। तो दैट इज वाई ये मेरे पास क्या आ गया, 0 हो गया टोटल, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, वेक्टर लॉ वगैरह किस तरह से यूज किया, बाकी ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना, जस्ट टॉर्क आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है, इसलिए थोड़ा बहुत करवा देगा। अगर एग्जाम में बाय चांस ऐसा हो जाए कि ये 4 मार्क्स में आ जाए, तो आपको कुछ पता हो कि इसके अंदर क्या लिखोगे। वैसे तो इसको 20 मार्क्स में भी लिख सकते हो, 20 मार्क्स के अंदर, बहुत लेंथी टॉपिक है ये टॉर्क वाला, तो इतनी डेप्थ में हमें जाना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो हैंड रेज कर लो बच्चे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया सभी को, चलो ठीक है। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आ गया दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अब इसको देखो एंगुलर मोमेंटम है क्या। अब ना एंगुलर मोमेंटम जैसे देखो, सिंपल केस के अंदर जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास कौन सी मोमेंटम होती है, दैट इज योर लीनियर मोमेंटम। लेकिन जहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं, वहां पे कौन सी मोमेंटम होती है, क्योंकि वो रोटेट करेगी, तो वहां पे मोमेंटम कौन सी होगी, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो इसको याद रखना। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो मेरे पास क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज, अगर ये मान के चलो मेरे पास कोई एक्सिस है, सपोज करो ये मेरे पास कोई एक्सिस है, इसके अराउंड आपके पास कोई बॉडी वगैरह इस तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है। तो ये जो आपके पास टर्निंग मूवमेंट है ना पार्टिकल की, यहाँ पे मान के चलो कोई पार्टिकल कंसीडर कर लो, ये मेरे पास कोई पार्टिकल है। अब ये जो टर्निंग मूवमेंट है यहाँ से इस तरह से ये टर्न हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, टर्निंग मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो ये मूवमेंट होगी ना, उसकी कितनी मूवमेंट है, कितना वो रोटेट करके आया है, वो आपके पास क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। द टर्निंग मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है और वहां पे उसकी टर्निंग मोमेंटम कितनी है, उसको बोला जाता है दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। और अगर इसको मैथमेटिकल करना है तो आपकी एंगुलर मोमेंटम जो होती है
वो किसके अंदर प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो आर क्रॉस में पी। पी आपकी कौन सी है, लीनियर मोमेंटम है जो अभी करवाई है। लीनियर मोशन के अंदर आपके पास मोमेंटम कौन सी होती है, पी मोमेंटम होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपको क्लियर हो गया कि जो टर्निंग मूवमेंट होती है ऑफ एनी पार्टिकल अराउंड द एक्सिस, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी होती है, और ये आर जो होती है ना, हमेशा याद रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पीछे मैंने टॉर्क किया था ना, वहां पे ये चीज स्किप हो गई है कि जो आर होगा वो आपके पास ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूज करने, ना कि वो टोटल कैसे रोटेट करके कैसे आ रहा है, किसी डेफिनेट टाइम के ऊपर जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लेनी है। तो आपका एल जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आर क्रॉस पी होगा, और ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन 2 और 3 टाइम्स एग्जाम में पूछी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, या एंगुलर मोमेंटम का एक लॉ है वो पूछ लेते हैं आगे। ठीक है, अच्छा अब ये चीज, अब इसके डायमेंशन लिखने हमने, एल की डायमेंशन क्या होगी, आर क्रॉस पी है, तो आर तो डिस्टेंस होती है तो लेंथ आएगा। मोमेंटम के लिए आपके पास मास इंटू वेलोसिटी होता है, अब इसको देखते हैं, लेंथ आ गया, मास के लिए कैपिटल एम आ गया, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 होता है, तो ओवरऑल क्या आ गया, एम एल स्केयर टी माइनस 1 आ गया। ये आपके पास क्या है, डायमेंशन आ गई एंगुलर मोमेंटम की। और दूसरा अगर यहाँ पे ये निकालना है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट निकालनी है, तो एंगुलर मोमेंटम की डिस्टेंस है तो मीटर आएगा। अच्छा मोमेंटम है तो मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये तो मीटर हो गया, मास का क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, एक साथ में किलोग्राम है और साथ में पर सेकंड है, ये रहा मेरे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो डिमेंशन फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, and also explain the units and dimension formula of angular momentum। 2 मार्क्स के अंदर जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है सभी को, ये एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा बच्चे, अब ये ना नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये इसके अंदर ना यहाँ पे मिसिंग रह गया आई थिंक वो पेज यहाँ पे। अब वो क्या है, वो सिंपल आया था आपके एग्जाम के अंदर कि आया तो नहीं हुआ, आ सकता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, तो वो देख लो बच्चे। यहाँ पे आई थिंक वो पेज यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास, जो टॉर्क होती है ना, इन दोनों का अंदर रिलेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के अंदर वो होता है आपके पास डी एल डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, जैसे आपके पास रिलेशन होता है ना बिटवीन फोर्स एंड सिंपल मोमेंटम डीपी बाई डी टी, न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है, वैसे ही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के अंदर रिलेशन होता है। तो कोई ये इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना, सिंपल है। जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स को रोटेशन के अंदर आप टॉर्क लिखते हो और लीनियर मोमेंटम को आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हो, तो ये फॉर्मूला आ गया। एक तो टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी आ गया, एक मेरे पास एफ जो आएगा वो आपके पास क्या आ गया, डी पी बाय डी टी आ गया। चलो ये तो जस्ट कंपेरिजन के लिए था, इसको देखो ये वाली जो वैल्यू है। अब ना इसमें क्या है, अगर मेरे पास L की वैल्यू जो है, इफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाए, अच्छा सॉरी यहाँ पे बच्चे एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगी, दैट इज अगर टॉर्क मेरे पास क्या हो जाए, अगर मेरे पास टाउ जो है टॉर्क वो 0 हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लग ही नहीं रही, तो उसके लिए मेरे पास डी एल बाई डी टी फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो L फिर क्या आ जाएगा, किसी का डेरिवेटिव 0 हो तो वो चीज क्या होती है, वो चीज आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यही आपके पास क्या है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, याद रख लेना इसको, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमने पिछले सैम के अंदर किया था, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है उससे हमें टॉर्क के बारे में नॉलेज मिलती है कि जो टॉर्क है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप से किस टाइम पे कितना उसका बिहेवियर है, कितना उसकी वैल्यू है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो टॉर्क का जो आपका फॉर्मूला आएगा ये आपके पास आएगा डी एल बाय डी टी, तो ये आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। और दूसरा ये वाला जो रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ ये वाली वैल्यू, ये आपके पास क्या है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है।
अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो आपकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और ये हमने चीज आपकी फर्स्ट सेम के अंदर की थी, फर्स्ट यूनिट जो था आपका, वहां पे हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, तो ये वहां पे चीज आई थी ये वाली। ठीक है बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? टॉर्क वगैरह आप किस तरह से लिखोगे, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि आप टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम से आप टॉर्क फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद टाइम, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करवाएगी, टॉर्क। ठीक है, हो जाएगा, कर लेना बच्चे इसको। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, हर बार आया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आई थिंक ना एक पेज मिस हो गया, उसके ऊपर सारी हेडिंग वगैरह लिखी थी, वो पीछे वाला मिसिंग है और ये वाला, दैट इज द, ये आपकी कौन सा टॉपिक है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपकी हेडिंग है, ध्यान रखना इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला आपके पास है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या है, ये आपका ना आप 4 मार्क्स के अंदर हर बार आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम दोबारा मैं वही केस कंसीडर कर रहा हूं आपके पास, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये मेरे पास कोई एक्सिस है, इसके अराउंड मेरे पास कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, मान के चलो ये ऐसे कोई बॉडी है, वो इसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलो आपके पास ये एक पॉइंट है, इसका मास आप m1 कंसीडर कर लो। यहाँ पे एक मेरे पास पॉइंट है, इसका मास आप m2 कंसीडर कर लो। यहाँ पे एक मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसका मास आप m3 कंसीडर कर लो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ना, कुछ जो रिजिड बॉडी होती है, पहली तो उसकी डेफिनेशन ये करवाई थी आपके कि उसके अंदर जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती मोशन के साथ। और दूसरा क्या था कि वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है, दैट इज योर रिजिड बॉडी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो सिचुएशन है दैट इज अब ये 3 पार्टिकल सपोज करो, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो इस केस में अब देखो यहाँ पे मान के चलो मेरे पास जो ओरिजिन है वो है आपके पास, ये जो ओरिजिन है वो है आपके पास ओ ओरिजिन है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ओरिजिन ओ है। अब क्या है, ये ओ ओरिजिन है, तो ये कहाँ पे, एक मिनट बच्चे मुझे रेज करने दो। अब ये मेरे पास ओ ओरिजिन है, ये वाली, ये जो आपकी ओरिजिन है दैट इज, अब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, पहला पार्टिकल है वो r1 कंसीडर कर लो, इसकी जो डिस्टेंस है वो आप r2 कंसीडर कर लो, और इसकी जो डिस्टेंस है वो r3 कंसीडर कर लो। देन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो होगा m1 r1 का स्क्वायर कर दो, और इस तरह से जितने भी आपके पास मासेस और डिस्टेंस आ रही है उन सभी का स्क्वायर करके आपने क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज m3 r3 का स्क्वायर। और इस तरह से आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ये आपके पास है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and the square of the distance of different particle of the body from the axis of rotation। और इसको कैसे डोनेट करते हैं, आई से। तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, प्लस में जितने भी इस टाइप के आपके पास कॉम्बिनेशन आएंगे उन सभी को आपने क्या करना है, ऐड कर दो। तो ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर कि ये m1 m2 r1 r2 क्या चीज यहाँ पे कंसीडर की है? ठीक है ना, m1 उस पार्टिकल का हमने मास कंसीडर कर रखा है, और उसकी जो ओरिजिन o से डिस्टेंस है वो हमने चूज कर रखी है r1 r2 एंड r3, और उनको अगर मास इनटू r का स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे तो वो सारा उसको हम बोलते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है m1 m2 आपके पास मासेस है। ये ना बच्चे ये चीज गलत है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये आपके पास आएगा एम एन आर एन, ये नीचे आएगा एन। ठीक है, ये आगे आगे लिख रखा है, एक आगे और एक पीछे लिख रखा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास, अब नेक्स्ट जो एग्जाम में आता है वो आता है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है, और वो बच्चे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लो फिजिकल सिग्निफिकेंस मेरे पास क्या होगा। अच्छा आप देखो मेरे पास अगर न्यूटन्स के लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूटन्स का जो अपने पास फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स को फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ का नेम क्या है अगर किसी बच्चे को याद है तो, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया।
अब ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई मोशन के अंदर है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। जितनी देर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते उतनी देर वो क्या रहेगा, दैट मीन्स कि या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तो उसको हमने बोला था इनर्शिया, या इसको इनर्शिया ऑफ मास भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो बच्चे मास के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब सपोज करो ये मेरे पास कोई ये सपोज करो कोई कार वगैरह है अपने पास, ठीक है। अब ये कार तो नहीं दिख रही, क्या बन गया ये, एक मिनट मुझे दोबारा ड्रॉ करने दो। सिंपल है, कोई चीज कंसीडर कर लो, बाइक वगैरह या कुछ भी कंसीडर कर लो। ये अगर मेरे पास कोई बाइक वगैरह है, ठीक है। अब ये, अब इसके अंदर क्या है, ये बाइक वगैरह है, तो अब ये स्मॉल साइज है इसका, ठीक है। अब इसका साइज जो है वो आपके पास स्मॉल है, तो इसको अगर हमने रोकना है तो इसके आगे हमें फोर्स जो है, इसके अपोजिट जो फोर्स है वो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेसर लगाना पड़ेगा। ये चीज तो क्लियर है ना। अब अगर मेरे पास कोई हैवी चीज है, मान के चलो ये कोई स्टोन वगैरह है, कोई पत्थर वगैरह है, हैवी पत्थर है, ठीक है। तो अगर इसको हमने स्टॉप करना है तो इसके अगेंस्ट हमें फोर्स जो है वो हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर ये रोटेट करके नीचे फॉल कर रहा है या किस टाइप से, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो आपका इनर्शिया है कि वो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो मूव करेगा या वो रुकेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास है आपको उसको रोकने में उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा उसका मास है आपको उसको चलाने में भी उतनी ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। दोनों चीजें सेम है ना। तो दैट मीन्स ये जो आपका सिंपल केस था वो इनर्शिया ऑफ मास था। अब जो नेक्स्ट जो है वो जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के अंदर, उसके अंदर मेरे पास क्या है, न्यूटन्स का जो लॉ है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, कि जो ये टाउ है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे dl/dt आ गया, बस वो चेंज हुआ है, फोर्स की जगह टाउ आ गया और मोमेंटम की जगह मेरे पास क्या आ गया, एल आ गया। है तो ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो ही कर रहा है ना। अब देखो बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि अब जो कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, मान के चलो ये टायर वगैरह है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, अब इसका कोई रोटेशनल मोशन वगैरह होगा, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रोटेट करेगा, अब इसकी भी एबिलिटी है कि ये अपनी रोटेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसकी भी एबिलिटी है। ये अगर मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो जो रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके रोटेशनल मोशन होता है उसमें भी ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको बस हमने नेम चेंज कर दिया। वो आपका सिंपल केस था जहां पे फोर्स एप्लीकेबल था, यहाँ पे टॉर्क एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि ये मेरा टायर जो है वो रोटेट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कितना मैं फोर्स लगाऊंगा, तो दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करोगे। अगर इसको रोटेट करना है देन ऑल्सो फोर्स नहीं, उसको हम टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि रोटेशनल मोशन करवाना है ना। तो रोटेशनल मोशन में आपके पास फोर्स को रिप्लेस कौन करेगा, टॉर्क रिप्लेस करेगा। तो बाकी इनर्शिया सेम ही होता है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट मीन्स कि वो मोशन के अंदर ही रहना चाहेगा। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अगर वो रोटेशनल मोशन के अंदर है उसको बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो उसको आपको चलाने में या उसको रोकने में कितनी टॉर्क अप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपको कहां से पता चलेगा, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दैट इज, अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो हमने सिंपल केस किया था इनर्शिया वाला, उसके अंदर तो ये था मेरे पास इनर्शिया का जो केस था वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। पर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी हमने निकाला है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास भी है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस के अंदर, ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। आगे जो सारी थ्योरी वगैरह है वो लिखी हुई है, यही थ्योरी है, उसके अंदर बेसिकली आपने यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड नथिंग मच, यहाँ पे आगे इसको ज्यादा डिटेलिंग में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आपका इनर्शिया है वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करेगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर भी वो वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या करेगी, डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चे, किसी को इसमें कंफ्यूजन है? ये आपका टॉपिक जो है ये कंप्लीट है। टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है,
आफ्टर दैट आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, हर बार एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के अंदर। हो जाएगा बच्चे, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो, एक्सप्लेन कर देते हैं जो 2-3 मिनट बचे हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? और दूसरा बाकी बचे आपको वो जो फीस वगैरह का आपका मैसेज है वो आपको ग्रुप में मिल गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई इंक्वायरी वगैरह है, आपने पता करना है कि जो फीस वगैरह कितनी है, ठीक है, तो वो आप इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर लेना, दैट इज योर 98812125 ठीक है, गुरदयाल सर का नंबर है, इस पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चे।